वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। आज हम देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण का स्वरूप क्या था, क्या क्या कारण थे जिसके कारण उनका ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। सबसे पहले तो विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का जो उत्थान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है और इसका उत्थान होता है अरब के रेगिस्तान में। चूँकि अरब के रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ के जो शासक रहते हैं जैसे कि अरबी, ईरानी और तुर्की जो भी शासक हुए हैं उन सभी ने क्या किया, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी लिया। सबसे पहले तो वो विश्व में जहाँ कहीं भी गए उन्होंने जो नीति अपनाई उस नीति के कारण उनका जो रवैया था, उनकी जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी के कारण उन्हें हर जगह सफलताएं हासिल हुई और इसी जोश से भरकर उन्होंने क्या किया, सिंध पे आक्रमण किया। सिंध जो कि प्राचीन समय में भारत का इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, वहाँ पर अरबों का आक्रमण होता है और सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इस बारे में विद्वानों का मानना है कि इराक का शासक अल हज्जाज भारत की संपन्नता के कारण उसे जीतकर संपन्न बनना चाहता था। साथ ही साथ अपने जो राज्य थे उस हज्जाज जहाँ का शासक था उसे पूर्ण करना चाहता था। दूसरे कारण के रूप में बताया जा रहा है कि अरबों के कुछ जहाज जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था और बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की थी, लेकिन दाहिर ने असमर्थता जताई थी। इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा जो ये कारण है इसमें कहा जाता है कि प्राचीन समय काल से ही भारत का दूसरे देशों के साथ, मध्य एशिया और अरब के साथ जो है व्यापारिक संबंध कायम था, ये सभी लोग जानते हैं। और ये व्यापारिक संबंध जो है, व्यापारिक मार्ग वो समुद्री रास्ते से हुआ करता था। तो एक समय की बात है जब हज्जाज का कोई सामान आ रहा था जो कि देवल बंदरगाह से निकला था और उस समय देवल के जो राजा थे, देवल के राजा का नाम था दाहिर और दाहिर की जो प्रॉपर राजधानी था उसका नाम था आरजीर। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब देवल बंदरगाह से हज्जाज का जहाज निकलता है तो रास्ते में कुछ समुद्री लुटेरे के प्रभाव के कारण वो समुद्री लुटेरे क्या करते हैं, उस जहाज को लूट लेते हैं। कहा जाता है कि समुद्री लुटेरे जो थे उनका इंटेंशन उसके सामान को लूटना था। कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो उसमें बताया जा रहा है कि दाहिर जो है वो हज्जाज को बहुत सारी सुंदर युवतियां ट्रांसफ़र कर रहा था, भेज रहा था ताकि हज्जाज खुश रह सके। और समुद्री बंदरगाह के डाकुओं ने क्या किया, उन लोगों को लूट लिया। तो इस तरह से ये जो लूटमार की जो घटना है इसके बारे में 2-3 इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, यहाँ पर बस एक बात तो देखने को मिलती है कि वो जो जहाज़ था जो हज्जाज के लिए जाया जा रहा था, रास्ते में समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा गया और उसकी भरपाई कर पाने में दाहिर असमर्थ था। जब दाहिर के पास भेजा गया कि उन जो जहाज़ में जो भी सामान थे उसके बदले में हर्जाना दे सके, तो दाहिर ने पूरी तरह से अपनी असमर्थता जता दी और कहा कि वो इन सभी को पूरा करने में काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकता है और इसके अलावा उसका उन डाकुओं पर भी कोई अधिकार नहीं है। इसी से वहाँ का खलीफा क्रुद्ध हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के कारण उन्होंने कासिम को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए। लगभग 712 ईस्वी में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। उसने देवल, नेरून, सिविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया, जहां उसके साथ हाथ ढेर सारा लूट का माल लगा। इस जीत के बाद कासिम ने सिंध, बहमनाबाद, आलोद आदि स्थानों पर जीते हुए, जो कि अभी मध्य प्रदेश की और जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर उसने प्रस्थान किया था। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का समय काल माना जाता है 711 से 715 ईस्वी तक। ये बहुत ही काबिल इंसान था, लेकिन इसे शासन करने का बहुत अच्छा समय नहीं मिल सका, इसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा शासक नहीं था जिसने कि सिंध पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। इसके पहले भी हज्जाज ने इसके पहले एक अन्य सेना को भेजा था और उसका नेतृत्व दिया था उबैदुल्ला के हाथ में। उबैदुल्ला के द्वारा
वो सेना सिंध पर आई थी, सिंध पर आक्रमण भी किया था, लेकिन वहाँ पर जो युद्ध होता है उसमें उबैदुल्ला की हार हो जाती है और वह वहीं पे मारा जाता है। उसके अलावा एक अन्य सेना भी आई थी, वो दूसरी सेना भी उबैदुल्ला के ही नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन दूसरी सेना का भी यही हाल हुआ था। तब जाकर करीब 711 ईस्वी में हज्जाज ने एक शक्तिशाली सेना भेजा था, वो भी अपने अपने भतीजे या तो फिर उसका दामाद और भतीजा, मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज के भतीजे और दामाद दोनों ही थे। उन्होंने इसके एवज में भेजा था एक बड़ी सेना। सबसे बड़ी विजय के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे बड़ा विजय देवल विजय के रूप में जाना जाता है। यह सबसे बड़ी विजय और सबसे प्रथम विजय के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि 6000 सीरियन घुड़सवार, इतने ही मात्रा में ऊंट और 3000 सामान ढोने वाले ऊंटों की सेना को लेकर मकरान के रास्ते से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। चूँकि इतनी श्रेष्ठ सेना थी और इनका जो सेनापति था, इनका सेनापति बहुत ही काबिल सेनापति था। इसकी सेना में हर तरह के उपकरण मौजूद थे, जैसे कि पत्थर फेंकने वाला तोपखाना। ये सभी चीज़ों को लेकर के जब देवल के पास पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में, तो वहाँ की जो राजपूत सेनाएं थी उन्होंने मुकाबला तो किया, लेकिन बहुत समय तक इसके खिलाफ टिक नहीं पाए। देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए दाहिर जो कि उस समय का तत्कालीन राजा था, उसने कोई भी सेना नहीं भेजी थी। देवल और दाहिर की जो राजधानी है, राजधानी का नाम है आरोर और देवल के बीच में सिर्फ 150 मील की दूरी थी। और इतने कम डिस्टेंस के बाद भी वहाँ के जो राजा थे दाहिर, उन्होंने अपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने अपनी राजधानी तक को बचाने के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया था। लेकिन फिर भी देवल का जो किला था, देवल के किले में 4000 राजपूतों ने बहुत ही निष्ठा से मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि मरने की घड़ी तक उन्होंने क्या किया था, अपने किले की रक्षा के लिए युद्ध करते रहे थे। लेकिन लास्ट में अरब ही विजयी हुए और 17 वर्ष से ऊपर के सभी आयु के जितने भी पुरुष थे उनका कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और उनके जितने भी बीवी और बच्चे थे और स्त्रियां थीं, उन सबको गुलाम बना लिया गया था। ये सारी घटनाएं 3 दिनों तक चलती रही थी। देवल में 3 दिनों तक इस तरह का कत्ले आम मचता रहा, लूट मार होते रही। और उस समय में जो भी देवल से मिला, जो भी खजाना हाथ लगता है, वो सभी क्या होता है, उससे कुछ 5वां भाग तो भेज दिया जाता है हज्जाज के पास, लेकिन कुछ भाग अपने सेनाओं में ही बांट दिया जाता है। दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद नेउन विजय। देवल विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है और नेउन का विजय करता है। दाहिर का जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था जय सिंह। जय सिंह ने क्या किया कि निरून को एक पुजारी के अंतर्गत छोड़ दिया, यानी कि छोटे से पुजारी जो थे उसके अंतर्गत छोड़ दिया और खुद ही वहाँ से ब्राह्मणावाद चला गया। और ऐसा करने के लिए उसके पिता दाहिर ने उसे आज्ञा दी थी। नेउर की वर्तमान स्थिति को देखें तो वो अभी है पाकिस्तान में जो हैदराबाद के दक्षिण का इलाका है, वही इलाका कहलाता है नेउन का इलाका। इसमें बताया जाता है कि नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम का नेउन दुर्ग पर अधिकार हो गया। वो इसलिए अधिकार हो गया क्योंकि वहाँ के जो राजा थे दाहिर और दाहिर का पुत्र जय सिंह, दोनों ही वहाँ से चले गए थे और पूरे के पूरे नेउन को एक पुजारी के अंतर्गत सारा अधिकार उन्हें दे दिया था। तो क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उस पुजारी ने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। और इसके अलावा जो बौद्ध थे, बौद्धों ने तो कासिम का स्वागत किया। तो इस तरह से बगैर युद्ध लड़े ही मीर कासिम को नेउन का दुर्ग प्राप्त हो जाता है, उसकी विजय हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम बढ़ते हैं आगे सेहवान की विजय की तरफ। नेउन के बाद मोहम्मद बिन कासिम सेहवान यानी कि सिविस्तान, जिसे कि सिविस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ बढ़ते हैं। इस समय वहाँ का शासक माजरा था और माजरा पर उसकी विजय हो जाती है। इसने क्या किया था, बगैर युद्ध लड़े ही नगर छोड़ दिया था और बगैर किसी कठिनाई के सेहवान पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है।
सहवान के बाद जाट जाट आते हैं। शीशम के जाट। सहवान के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शीशम के जाटों पर अपना अगला आक्रमण किया। और बाजरा वहीं का एक सेनापति था जो कि जाट था, और उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी वह मारा गया। जाटों ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से शीशम के जो जाट थे वे भी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ हो लेते हैं। उसके बाद का समय आता है राउर विजय का। राउर विजय और शीशम के विजय, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। क्या होता है कि जब जाटों पे विजय प्राप्त हो जाती है तो वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, फिर से निरून की तरफ वापस लौटते हैं। निरून की तरफ वापस लौटते हैं और कई महीने तक सिंध नदी की जो मुख्य धारा है वहाँ पर वो वेट करते हैं, वहाँ पर उसे पार करने के लिए वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में हो गया था क्या कि उसके जो सेनाओं के बीच में एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल गई थी, जिससे कि उसकी पूरी सेना ग्रसित हो गई थी। और मोहम्मद बिन कासिम के पास पर्याप्त मात्रा में चिकित्सीय व्यवस्था जो था वो था नहीं। तो हज्जाज को संदेशा भेजा गया कि उसकी सेना में बीमारी फैलती जा रही है और वह आगे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इस पर हज्जाज ने बोला कि यहाँ से, यानी कि हज्जाज ने अपने राज्य से कुछ चिकित्सक और दवाइयाँ भेजी ताकि उसके जो सैनिक है उसका इलाज हो सके और मोहम्मद बिन कासिम का जो विजय अभियान है वो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ता जाए। इन सभी चीज़ों में 6 महीने का टाइम लगा। और ये 6 महीने के टाइम में मुल्तान का दाहिर जो थे, उस समय सिंध के जो राजा थे दाहिर, उन्होंने किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया। मतलब कि अगर वो चाहते तो उसी समय मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करके उसे परास्त कर सकते थे, लेकिन दाहिर ने क्या किया, उस समय तक मोहम्मद के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि उसने उसे पूरी तरह से आराम करने दिया। और हज्जाज ने जो दवाइयाँ भेजी थी उससे उसके सैनिकों की जो बीमारी है उसे ठीक किया गया। और बाद के समय में फिर से मोहम्मद बिन कासिम अभी ने उन्हीं सैनिकों को लेकर आगे बढ़ते हैं और राउर की तरफ बढ़ते हैं। शीशम विजय के बाद कासिम राउर की तरफ बढ़ता है। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है और इसी युद्ध में दाहिर मारा जाता है। दाहिर की बेटी जो जयसिंह, जिसे कि उसने वापस बुला लिया था, उसने राउर के दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपनी विधवा माँ पर छोड़ दिया और खुद ही ब्राह्मणाबाद चला गया था। दुर्ग की रक्षा करने में अपने आप को असफल पाकर दाहिर की विधवा ने आत्मदाह कर लिया था, यानी कि सती हो गई थी वो। इसके बाद नहीं, जौहर, इसे जौहर कहते हैं। जिसके बाद कासिम का राउर पर नियंत्रण हो गया, यानी कि दाहिर की तो मौत हो गई, उसका बेटा ब्राह्मणाबाद चला गया और उसकी पत्नी जिसने कि जौहर कर लिया, तो फिर शीशम का जो दुर्ग रहता है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है और यहाँ पर कासिम का अधिकार हो जाता है। इसके बाद आता है ब्राह्मणाबाद पर अधिकार। इस क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के पुत्र जयसिंह के ऊपर था। उसने कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन नगर के लोगों का विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। नगर के कुछ लोग जो कि दाहिर से खुश नहीं थे, वो जयसिंह से भी खुश नहीं थे, और इसीलिए उसने क्या किया, वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को रास्ता बता दिया जहाँ से कि दुर्ग में पानी आता था, जल मार्ग जो था उसके बारे में बता दिया, और कासिम ने उसके ऊपर रोक लगा दिया, जिससे कि दुर्ग में जल संसाधन जो है वो बंद हो गया। यहाँ पर विजय के बाद कासिम को यहाँ पर बहुत बड़ा राजकोष मिलता है, और दाहिर की जो दूसरी विधवा पत्नी रहती है जिनका कि नाम रहता है रानी लाडी और उसकी 2 पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने लाडी को इस तरह से मिलाया था। लाडी को कहा था कि बाद के समय में जब मोहम्मद बिन कासिम विजय हो जाएगा तो वह रानी लाडी के साथ विवाह कर लेगा, और इसी लालच में रानी लाडी ने क्या किया, उसका कुछ साथ भी दिया था ताकि उसका दुर्ग पर अधिकार हो जाए। लेकिन बाद में कासिम इससे पलट जाता है, और बाद के समय में उसकी जो 2 बेटियां रहती है सूर्य देवी और परमल देवी, जिसको कि हज्जाज के पास भेज दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर ही जाती है। इन लोगों ने कुछ ऐसी राजनीतिक कूटनीति चली थी जिसके के कारण हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा सुनाई थी। आलोर विजय। ब्राह्मणाबाद के बाद आलोर की बात आती है।
कासिम आलोर की ओर पहुंचता है। प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने कासिम का सामना किया, लेकिन अंत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सेना को देखकर उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बगैर युद्ध लड़े ही समर्पित हो गए। इसके बाद आते हैं मुल्तान। मुल्तान सबसे बड़ा विजय कहलाता है। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम मुल्तान पहुंचा। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने कासिम की सहायता की। उन्होंने नगर के जल स्रोत की जानकारी अरबों को दे दी, जहाँ से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। इससे दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम का नगर पर अधिकार हो गया और इस नगर से मीर कासिम को इतना सारा धन मिला कि उसने इस नगर का नाम स्वर्ण नगर रख दिया था। ये था मुल्तान विजय। मुल्तान विजय मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। अरबों की अंतिम विजय थी भारत में। और इसके साथ ही सिंध का जो विजेता है मोहम्मद बिन कासिम अपने जीवन के नेक्स्ट पड़ाव में पड़ता है और जब वो यहाँ से वापस जाता है तो बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सहायता बहुत लोगों ने की थी। जैसे कि यहाँ अगर बौद्धों को देखा जाए तो बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने इसकी सहायता की थी। और इसकी जो मौत है उसके मौत के बारे में चचनामा में बताया गया है। चचनामा में और उसका अनुसरण करते हुए मीर मासूम जो एक अन्य लेखक है, उन लोगों ने क्या कहा है, उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का जो पतन है, जो मौत है, उसके बारे में दाहिर की दो जो बेटियां थी, सूर्य देवी और परमाल देवी, उन लोगों को ब्लेम किया है। वहाँ पर कहा गया है, इस चचनामा में यह बात बताया गया है कि दाहिर की जो पुत्रियां थी सूर्या देवी और परमाल देवी, उन लोगों ने खलीफा के पास पहुंचकर यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उनको अपने हरम में रखकर उनके सतीत्व को भंग करके उन्हें खलीफा की सेवा में भेजा है। उस समय जो खलीफा थे वो उन दोनों की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गए थे। तो ये सारी बातें सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उसने यह आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची खाल में बंद करके उसके पास भेज दिया जाए। जब ये आदेश मोहम्मद के पास पहुंचा तो मोहम्मद ने खुद ही उसके आदेश का पालन किया और खुद को अपने बैल के खाल में बंद कर लिया, जिससे कि कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसमें जब उसकी मौत हो जाती है और अरब की राजनीतिक अवस्था थोड़ी सामान्य हो जाती है तो उसके बाद जो बाद के जो वंशज रहते हैं, दाहिर के जो वंशज रहते हैं, उन लोगों ने बहमनाबाद पर पुनः कब्जा करने के लिए शक्ति अर्जित करते और फिर वापस वहाँ पे जाते हैं। सिंध के राज्यपाल जुनैद ने जय सिंह को हराकर बंदी बना लिया। ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी और दाहिर की 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमाल देवी को बंदी बनाया था और इन लोगों को हज्जाज के पास भेज दिया था, बताया जा चुका है। कालांतर में कई बार जुनैद ने भारत के आंतरिक भागों को जीतने हेतु सेनाएं भेजी, लेकिन नागभट्ट प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, यशोवर्मन जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखते हैं, इन लोगों ने इसे वापस खदेड़ दिया था। यानी कि इसके बाद अरबियों का जो शासन है वो यहाँ से खत्म हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम वो पहला व्यक्ति था जिसने कि सिंध पर ब्राह्मणों के खिलाफ जजिया कर लगाया था। इस प्रकार अरबियों का शासन भारत के सिंध प्रांत तक सिमट कर रह जाता है और कालांतर में उन्हें सिंध भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि सिंध अरब के जो शासक हुआ करते थे मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ के, मोहम्मद बिन कासिम के अलावा आगे के शासकों में ऐसे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हो पाए जो कि उसकी इतना काबिल था और मोहम्मद बिन कासिम की मौत तो पहले ही हो जाती है। तो अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर मोहम्मद बिन कासिम को थोड़ा और वक्त मिला होता तो शायद उसने पूरे भारत को इस्लाम के एकाधिपत्य में वो जोड़ के रख दिया होता। इस्लाम जो कि एकेश्वरवाद में विश्वास करता है और अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि एकेश्वरवाद के संबंध में इस्लाम ने सभी धर्मों को पीछे छोड़ दिया। तो उस धर्म जबकि वो अपने उत्कर्ष की सीमा पर था, तो उस समय अगर मोहम्मद बिन कासिम को थोड़ा और वक्त मिला होता तो शायद भारत की जो रूपरेखा है वो कुछ और होती। तो ये था हमारा आज का मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण में सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का ही नाम
देखा जाता है, क्योंकि यही वो इकलौता इंसान था जिसने कि अरब से होते हुए भारत पर विजय हासिल की थी। इसके बाद आते हैं तुर्की आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद गोरी आते हैं, जिसकी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।